सत श्री अकाल जी, आदाब अर्ज, नमस्कार, जय हिंद। मैं अमिताभ जोशी, फाउंडर स्मार्ट इंडिया ग्लोबल ब्रांड। हिंदुस्तान कैसे स्मार्ट बन सकता है, कितने दिनों में, कितने सालों में, या एक अटूट सिलसिला है। स्मार्ट की अवधारणा क्या है, स्मार्ट की परिभाषा क्या है, बैलेंसिंग थॉट क्या है, और सबसे बड़ी बात, कौन है वो लोग, कौन है वो शख्सियतें, कौन है वो पर्सनालिटी जो हिंदुस्तान को स्मार्ट बना सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं, फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं, या सोने की चिड़िया बना सकते हैं, या सुपर पावर बना सकते हैं। ग्लोबल ब्रांड, जो लोग विराट मस्तिष्क, ऊंची सोच और समझ के स्वामी हैं, जिनका सोचने का दायरा असीम आकाश की तरह अनंत है, जो लोग समाज के भीतर काम करते हैं। उनमें डॉक्टर है, इंजीनियर है, कारपोरेट है, वकील है, कलाकार है, शिक्षक है, वीसी है, आर्किटेक्ट है। यही वो सब लोग हैं जो हिंदुस्तान को बेहतर बनाने की दिशा में सोचते हैं। ये कई मोर्चों पर एक साथ खड़े होते हैं, परिवार के मोर्चे पर, समाज के मोर्चे पर, और फिर देश के मोर्चे पर। मुख्यधारा का जो मीडिया है, जिसमें गिरावट आई है लोकतंत्र के अन्य स्तंभों की तरह, उस मीडिया के पहले पन्नों पर ये नहीं आना चाहते, क्योंकि इनका सोचना है समाचार की देश को जरूरत है। आपके और हमारे बच्चे जंगल में आग की तरह समाचार फैला रहे हैं, लेकिन एक एक अच्छे विचार की जरूरत है, ब्यूटीफुल थॉट की जरूरत है। जैसे एक पर्यावरण प्रेमी एक पौधे को रोपता है और वो वट वृक्ष बन जाता है, वैसे ही समाज में एक बीज रोपा जाएगा तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में वट वृक्ष बन जाएगा। लेक सिटी उदयपुर में है। महाराणाओं के त्याग, बलिदान, शौर्य की असीम गाथाओं से भरी पड़ी ये धरती, भामाशाहों से भरी पड़ी ये धरती, और इस धरती में लोकतंत्र में 1950 की आज़ादी के बाद दशक दर दशक गुजरते गए, और अच्छे अच्छे लोग, प्रतिभावान लोग आगे आते गए और समाज के मोर्चों पर खड़े होते गए। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उनका नाम है डॉक्टर श्रद्धा गट्टानी। डॉक्टर श्रद्धा गट्टानी साहित्य के क्षेत्र का भी एक नाम है, वहीं जो व्यापार है, उस व्यापार के क्षेत्र में इन्होंने 18 साल की उम्र से अपनी परिवार के सहयोग से शुरुआत करके अनंत ऊंचाइयों की तरफ कदम बढ़ाए हैं। और न केवल खुद का मनोबल या आत्मबल बढ़ाया है, लेकिन कई लोगों का मनोबल बढ़ाया है, और उसके बाद आत्म कल्याण के बाद में लोक कल्याण की राह इनको दिखाई दी, और ये जमीन पर सिर्फ इसलिए उतरी कि मानवता का दर्द क्या होता है। जो लोग अभावग्रस्त है, जो लोग वंचित है, जिन लोगों के पेट में 2 दिन रोटी नहीं जा पा रही, या जो शिक्षा जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ नहीं रही, या जो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन हो रहा है, सबके प्रति एक जिज्ञासा जगी, कारण क्या है, इनको खोजें। और स्वयं की एक संस्था इन्होंने स्थापित की, वो संस्था सीनियर सिटीजन के लिए है, जो आज भी हिंदुस्तान को अपने अनुभव से एक नई राह दे सकते हैं। तो श्रद्धा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये श्रद्धा जो नाम है, ये नाम आपका कैसे हुआ और नामकरण किसने किया? श्रद्धा नाम जरूर मेरे पापा ने, क्योंकि एक वे बहुत बड़े साहित्यकार विनोद सोमानी, हंस विद्या सोमानी, तो उन दोनों का ही जो सोच है वो बहुत बड़ी है, और उन्होंने मेरा नाम शायद मन्नू और कमाईनी वाला जो श्रद्धा जिसमें है वही श्रद्धा रखा होगा, तो उन्होंने मेरा नाम श्रद्धा रखा, और मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि मुझे भी ये नाम बहुत पसंद है। विनोद जी हंस राजस्थान के ही नहीं, देश के बहुत बड़े साहित्यकारों में उनका नाम शुमार होता है। उनकी डॉटर हमारे साथ है, और जो ये नामकरण हुआ है, ये कामायनी के आधार पे हुआ है, जो एक साहित्यिक नाम है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नटपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल। तो बस मैं अजमेर से हूँ, और अजमेर में मेरा जन्म और प्रारंभिक शिक्षा वहाँ से हुई। उसके बाद बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई, 18 साल की उम्र में। 92 में मेरी शादी हुई, और मैं उदयपुर में एक बहुत अच्छे
परिवार जो गट्टानी परिवार है, केजी गट्टानी परिवार और कौशल्या गट्टानी जी के परिवार में मैं आ गई बड़ी बहू बनकर, और नीरज जी गट्टानी से मेरी शादी हुई। और यहाँ आने के बाद आप लोगों के प्रोत्साहन से, उत्साह से मैंने बहुत आगे की शिक्षा प्राप्त करी। मैंने बीए किया, उसके बाद में मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट किया, बिजनेस मैनेजमेंट किया, उसके बाद एमबीए किया मैंने मार्केटिंग में, और पीएचडी किया मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज में, फिर एलएलबी ज्वाइन किया। और ऐसे करते करते मैंने काफ़ी शिक्षा यहाँ पर मतलब जो कर सकती थी मैंने प्राप्त करी। और इन द मीन टाइम मेरे 2 बच्चे हो गए, एक श्रेया और एक शौर्य, जो अब बड़े हो चुके हैं। श्रेया की शादी हो चुकी है और वो बेंगलोर में विकास भूतड़ा की वाइफ है, और वो भी वहाँ पर बिजनेस करती है और उसने भी एमबीए किया था। और शौर्य जो है मेरे साथ काम कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट्स का काम, और इसका सबका काम वो भी मेरे साथ बिजनेस में पूरा। इस पर हम आ गया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ज़िंदगी एक जय यात्रा है, और इस जय यात्रा की कई पड़ाव है। साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल इसलिए भी हो रहा है कि आप देश के बड़े साहित्यकार हैं। तो ज़िंदगी की इस जय यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, खुशी आता है, गम आता है, संघर्ष आते हैं, कांटों के पथ आते हैं, फूलों की बरसात होती है। लेकिन अंतिम गोल क्या है, विजन क्या है, लक्ष्य क्या है? ये सही बात है कि हिंदुस्तान में कोई भी वुमेन के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस आते ही हैं, और वो चैलेंजेस अगर आपने थोड़े थोड़े अच्छे से पार कर लिए तो आपको कोई सीमा तक पहुंचने से रोक भी नहीं सकता है। ये भी हमारे हिंदुस्तान में हम सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी जो महारानियाँ हुई, रानियाँ हुई, सब हुई, ये जितनी देवियाँ हैं सब औरतें ही हैं। तो इसलिए हम लोगों को कोई आगे बढ़ने से रोक भी नहीं सकता है। लेकिन अंतिम गोल जो आप बोल रहे हैं, अंतिम तो कुछ गोल होता ही नहीं है सर। आज मैं इस गोल पे पहुंचती तो मेरा सपना और आगे बढ़ जाता है, तो और उस गोल पे पहुंचती तो वो सपना आगे बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, आई एम ब्लेस्ड कि मैं वो गोल छू पाती हूँ। जो मैं सपना देखती हूँ उसको मैं टच कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, जो मैं ये सोचती हूँ एज लेडी, एज ह्यूमन, मैं ये सोचती हूँ कि जितना मेरे हाथ से कल्याण हो सके, मैं जितने घर को सुधार सकूं, जितनी महिलाओं को सुधार सकूं, या जितने बच्चों को सुधार सकूं, मैं वो सुधारूं, ताकि वो अच्छे अपने गोल्स वो भी प्राप्त कर सके, वो भी ऊंचाई पर उड़ सके, गगन को छू सके, और अपनी जो हमारी संस्कृति है उसको जान सके, पहचान सके। आइडियोलॉजी बहुत कम लोगों के पास है। आपका जो ये फंडा है, आत्मकल्याण से लोक कल्याण, परिवार एक इकाई है, उसको स्थिर करके इस समाज के ये फंडा है, ये मैसेज। मेरा ये फंडा है कि अगर मैं कहीं भी आगे बढ़ सकती हूँ और मुझे आगे बढ़ना है, तो मेरी सोच ये है कि मुझे अपने परिवार को अपना बनाकर एक कर मैं, अगर वो मेरे पीछे खड़ा हुआ है तो मुझे आगे जाने से कोई दुनिया का इंसान नहीं रोक सकता। तो ये मेरा फंडा है। हो सकता है कई लोग इसके खिलाफ भी हो कि क्यों औरत सब कुछ कर सकती है। महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग कई बार क्या होते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। हम महिला सशक्तिकरण पर सेकंड पर, पर मेरा जो उद्देश्य है ये है कि सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा परिवार है, सेकंड प्रायोरिटी मेरा बिजनेस है, एंड थर्ड प्रायोरिटी लोक कल्याण है। जी बिल्कुल। आपने रिसर्च किया, ह्यूमन रिसोर्सेज। मैम, रिसर्च का स्तर देश में बहुत गिरता जा रहा है, और ग्लोबल लेवल पे यदि हिंदुस्तान को स्टैंड करना आ गया है तो सख्त रिसर्च की जरूरत है, अच्छे क्वालिटी वाले रिसर्च। तो ये रिसर्च का स्तर क्यों गिर रहा है और इसको किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है? 10वीं पास जो व्यक्ति है, मैट्रिक पास, वो मानद उपाधियाँ लेके आते हैं, और जब नाम के आगे दस्तक लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद और यंत्रणादायक है, क्योंकि जो बिरले लोग होते हैं वही रिसर्च कर पाते हैं आप जैसे, तो उनके लिए ये कठिन है। सर, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कोई कमेंट सोशल मीडिया पर इसलिए नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके लिए हर एक व्यक्ति को सीखना पड़ेगा। आज मैंने आपको कुछ दिया, इंसेंटिव दिया, आपने मुझे दे दिया। इस स्तर पर अगर हम लोग कोई शिक्षाविद ये काम कर रहे हैं, या कोई समझदार व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति ये वाला काम कर रहे हैं, आज कोई भी अगर ऐसे कोई उपाधि बांट रहा है या मानद उपाधि बांट रहा है, तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बांट रहा होगा। तो अगर हम अपने एथिक्स को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हम किसी और को कुछ भी नहीं कह सकते सर। और दूसरा कि आज मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हम हर एक व्यक्ति को सुधरना पड़ेगा इसके लिए।
हमें अपने देश को अगर बहुत ऊंचा और विकासशील करना है तो हम लोगों को अपनी सोच बहुत चेंज करनी पड़ेगी। समाज को स्थिर करने के लिए और एक दिशा देने के लिए शिक्षा की सबसे ज़्यादा जरूरत है। यदि आज़ादी के 70 साल बाद भी जिनके घरों तक सूरज की किरण या रोशनी नहीं पहुँची और आप पहुँचाना चाहते तो वहाँ भी शिक्षा की पहले जरूरत है। लेकिन शिक्षा खुद संक्रमण के दौर से गुजर रही है। विश्वविद्यालय कुकुर मुत्तों की तरह खड़े हो गए हैं और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की तरह नजर आते हैं। सब कमर्शियलाइज। एक जमाना था जब नालंदा और तक्षशिला थे और फाइयान हैंसांग सिंह एजुकेशन लेने आते थे। हमारे युवा 7 समंदर पार है, MBA हो गए और पता नहीं कितनी डिग्रीधारी हो गए, पर वो अपनी शिक्षा से संतुष्ट ही नहीं है। तो इसमें कैसे सुधार हो सकता है? सर इसमें अगेन हम लोग वापस सोच रहे हैं कि हम लोगों ने ये कर दिया कि भैया इतना हमको जो हमने रिजर्वेशंस कर दिए हैं ये कर दिए। मतलब इस विषय में मैं क्या बोलूँ, अगर खुल के बोलना चाहो तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। जी बिल्कुल आप खुल के कि आज क्योंकि ये समाज से जुड़ा विषय, राजनीति से जुड़ा नहीं। जिस परिवार में हमने जन्म लिया, हर परिवार की अपनी एक विशेषता होती है, हर जात की एक अपनी विशेषता होती है। अगर हम जो ईश्वर ने जो बनाया था कि भैया ब्राह्मण यही काम करेंगे, कि मैथिली यही काम करेंगे, कि बनिए यही काम करेंगे, तो और जो सब यही काम करेंगे, लेकिन हम लोग क्या हो गए, भ्रमित हो गए, हम भटक गए। भटकने से क्या हो गया कि आज मेरे में जो बुद्धि का लेवल है वो लेवल डॉक्टर बनने का है ही नहीं, लेकिन मैंने आपको बना दिया। तो मेरा जो ग्रेस्प करने की जो कैपेसिटी है वो उतनी से उतनी है, और जो आज बनिए की ग्रेस्प करने की कैपेसिटी है वो अलग है, आज राजपूत की अलग है, सबकी अलग है। मतलब मैं इसको ये नहीं कह रही, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज। वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो किरदार था, उस किरदार में जब तक हम थे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे थे और हमारे देश को सोने की नगरी कहा जाता था या दूध की आंख वो बह रही थी। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने हर व्यक्ति को सेम प्लेटफॉर्म पर लाना शुरू कर दिया, हर व्यक्ति को सेम अधिकार दिए जाने चाहिए, लेकिन उसका फिर जो होगा वो यही हर्ष होगा, और ये हर्ष हो रहा है, हम सब देखते हैं। तो इसमें तो आप जब से सोशल फील्ड में आई है और आपने वैसे अजमेर भी एजुकेशन के मामले में हिंदुस्तान में सबसे सीनियर सिटीजन के लिए आपने एक संस्था बनाई है और उसमें 3000 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन के बारे में आप उनकी शुद्ध लेते हैं। तो आज जो भौतिकी का युग है जिसमें बेतहाशा घरों में तनाव बढ़ रहे हैं और सीनियर सिटीजन किसी यंत्रणा के दौर से गुजर रहे हैं, उन माँ बाप को जो सम्मान और स्नेह मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो आपके दिमाग में ये ड्रीम कैसे आया कि मैं सब मेरे लिए माँ बाप के समान है, पेरेंट्स के समान है, तो मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए और सीनियर सिटीजन का कंसेप्ट लेना चाहिए? सर ऐसा हुआ कि हम लोग जब देखते थे, सही बात है, आजकल देखिए मैं इसमें सारे बच्चों को ही दोष नहीं देना चाहती, क्यों नहीं देना चाहती। आज अगर मैंने मेरे बच्चे का एजुकेट किया है, मैंने उसको पढ़ने के लिए फॉरेन भेजा है, या मेरे कोई सपने अपने बच्चे से जो भी रहे हो, तो मैंने ही बीज बोया है, ठीक है। आज मैंने उसको आगे पढ़ाकर लिखाकर और बाहर भेजने का बीज मैंने बोया, उस बच्चे ने मुझे कभी नहीं बोला। आज वो बच्चा अगर उस काबिल बन गया मेरे कहने से, तो वो बाहर नौकरी करेगा। उसकी नौकरी के लिए हर जगह व्यवस्थित नहीं हो सकती, तो वो मेरा बोया हुआ बीज है कि मेरा बच्चा बाहर नौकरी कर रहा है, जो भी कर रहा है। अब मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ, तो उसमें मेरा भी उतना ही हाथ है जितना मेरे बच्चे का। अब होता क्या है कि हम लोग इस उम्र में आके सारा अपने बच्चों को दोषारोपण करते हैं, अपनी बहुओं को दोषारोपण कर देते हैं, तो मैं उस चीज़ के भी खिलाफ हूँ सर। क्योंकि क्या आज जब माँ बाप के एक बच्चे 2 बच्चे होते हैं, अब 1 और 2 बच्चे में वो दोनों बच्चे बाहर है, तो आप अकेले दाऊंगे। तो हमने जब ये व्यवस्था करी तो हमको ये दिखा कि लोग बाग बोर हो रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहा है 60 साल में। लोग बागों की आजकल एज हो गई है 90 साल, 80 साल, 85 साल, तो वो जो 10-12 साल जो निकालने होते हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने वो सब देखते हुए जब हमने समाज में ये देखा कि इधर उधर व्यक्ति गलत तरीके से जा रहा है, उसका टाइम पास नहीं हो रहा है, वो घर में बहुओं को परेशान कर रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, तो हम लोगों ने ये व्यवस्था सोची कि वृद्धाश्रम नहीं बनाकर जी वृद्धाश्रम एक ऐसा कंसेप्ट है जो हिंदुस्तानी स्वीकार नहीं करते हैं उसको पूरा, ये हम लोगों ने देखा। लेकिन हमने डे केयर सेंटर बनाया, जिसमें हम लोग सुबह 10 बजे से शाम की 5 बजे तक उनके लिए पूरी क्लब बना रखा है
उनके लिए बैठने की व्यवस्था है, उनके लिए लाइब्रेरी है, डे टू डे की पत्र पत्रिकाएं हैं, उन लोगों के लिए टेनिस टेबल, ताश टेबल, कैरम टेबल, ये टेबल हमने सारी व्यवस्था कर रखी है। तो कोई व्यक्ति 3 घंटे आके खेलता है, कोई 4 घंटे, ऐसे पूरे दिन भर में लोग आते रहते हैं, खेलते रहते हैं और जाते रहते हैं। हिंदुस्तान में भेड़ चाल है। वृद्धाश्रमों का जो कंसेप्ट है वो इतना सम्मानजनक नहीं है, लेकिन लोगों ने ज़मीन और जगह लेकर के एनजीओ जो है एक काम शुरू कर दिया और वृद्धाश्रम खोलना शुरू कर दिया। अजमेर की और उदयपुर की जो ये बेटी है, इनको समझ आया कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमारे पेरेंट्स हैं और माँ बाप तुल्य है, यदि उन लोगों को सच्चा सम्मान स्नेह नहीं मिलता और उम्र के इस पड़ाव में, इस दौर में उनका आत्मबल अगर हम नहीं बढ़ा सकते, उनकी ज़िंदगी के 4 साल हम नहीं बढ़ा सकते, तो फिर कुछ भी नहीं। तब ये फंडा लेकर के आए एक ऐसे क्लब का जिसमें ये जो सीनियर सिटीजन्स है दिन भर अच्छे दोस्तों की तरह साथ रह सके, तनाव से मुक्त होकर के अपना समय गुजार सके, अच्छा अध्ययन और अध्यापन कर सके, पढ़ लिख सके। जी सर, ये बहुत सक्सेसफुल गया। आप सोचिए कि जब हमने बनाया था तो हमको ये लग रहा था कौन आएगा। हिंदुस्तान के 545 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या इस तरह की चेन बनाने की कोई प्लानिंग है? बिल्कुल, आप क्लब की? 100%। अगर मेरे को किसी ने भी ये बोला कि मैं इस चीज़ को संभाल सकता हूँ, जी तो वो हमारे मुस्कान क्लब की ओर से, केजी गट्टानी फाउंडेशन की ओर से वहाँ बना के दिया जाए। जी 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 सर, ये हम लोगों का सपना है कि कहीं भी सीनियर सिटीजन हो वो बोर नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? इस देश में पॉलिटिक्स इतनी हावी है कि 545 डिस्ट्रिक्ट से 545 सांसद हो सकते हैं। तब क्या सीनियर सिटीजन के लिए जो पेरेंट्स हैं हमारे, और जिनसे ही सारी बातें हम सीखते हैं, उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं, उनके लिए 545 जिलों में इस तरह के क्लब होने चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, अगर हम 45 जिलों में भी ये खोल लेंगे ना सर, जी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस होगी। सक्सेस इसलिए होगी कि सीनियर सिटीजन्स का अच्छे से टाइम पास हो सकेगा। उनके घर में जो बच्चे हैं, जो पोते पोती हैं, जो बहुएं हैं, सर डोंट माइंड, मैं भी शायद उस उम्र में आऊँगी तो मेरी भी टोका टोकी शुरू होगी। जी जी है ना, ये हार्मोनल वो है, तो उन लोगों को भी उस चीज़ से राहत मिलती है। घर इतने सुखी हो गए सर कि उनके बहू बेटे भी आके मुझे धन्यवाद बोलते हैं, वो भी मुझे धन्यवाद। श्रद्धा 18 साल की उम्र में उदयपुर आई और परिवार जो है उसकी जो पृष्ठभूमि थी मायके की, वो एक साहित्यिक परिवेश था। व्यापार में कैसे उतरे और क्या क्या कहाँ आपने, उदयपुर जो पर्यटन नगरी है, तो होटल्स के व्यवसाय में किस तरह आपने कदम रखा? सर, चूंकि मैं साहित्यिक परिवार की संकट बेटी थे, हूँ, वहाँ जो संघर्ष थे आरंभ, मैं साहित्यिक परिवार से आई, है ना, बहुत डिफरेंट माहौल, जी बहुत डिफरेंट। यहाँ आई मैं बिजनेस फैमिली से, तो जब उन्होंने देखा कि मेरे फादर, इन्होंने मुझे बहुत जल्दी एनालाइज किया, उन्होंने देखा कि लड़की कुछ कर सकती है, तो उन्होंने मुझे बिजनेस में उतारा। एक दो पिक्चर भी ले ले रहे, लाइटिंग हो, तो उन्होंने मेरे को बहुत जल्दी बिजनेस में उतारा। अब जब मैं 93 में बिजनेस में, और वो भी होटल लाइन में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिसमें मारवाड़ी औरतें होती नहीं, सिंधी पंजाबी फिर भी होती थी, लेकिन मारवाड़ी औरतों का इस इंडस्ट्री में बैठना ही एक बहुत अजब गजब काम था। उस समय में मैं वहाँ पर बैठना जब शुरू हुई तो लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। लोगों को लगा ये क्या कर लेगी, ये तो एक मारवाड़ी औरत है, क्या हो जाएगा, छोटी सी है, क्या समझ आएगा। तो हर कोई व्यक्ति आता मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करता था, पर ठीक है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग था लाइफ का। तो हर कोई व्यक्ति आता, बोला मैडम आप क्या कर पाओगे, आप रहने दो, मैं कर लूँगा। मैडम आप क्या कर पाओगे, ऐसा यही नहीं, स्टाफ भी यही समझने लगा कि भाई ये क्या कर रही है, ये क्या करेगी। तो वो वाले संघर्ष बहुत आए। फिर जब होटल लाइन में आप आगे बढ़ते हो तो आपको बाय लॉज के साथ चलना पड़ता है, आपको बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, आप लोग को बहुत जगह जगह जाके आपको अपने चीज़ों को व्यवस्थित करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों में जब मैं डिपार्टमेंट्स में जाती थी, करती थी, तब भी वहाँ पर मेरे को ऐसे देखा जाता था कि कोई कार्टून आ गया, क्या हो गया। इन सब चीज़ों के लिए कोई भी औरत कभी जाती नहीं थी। तो उस समय में मैं वो सब काम कर रही थी, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष था। लोग मेरे को इस नज़र से देखते थे कि क्यों, लेकिन एक ये था, मुझे ये था कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना है, पढ़ना है, और कुछ करके इन सब का मुंह बंद करना। उस उत्साह से
और सहयोग से मैं आगे बढ़ी। बहुत सारे चैलेंजेस आए, लोग मुंह पर बोलते थे कि तू क्या कर सकती है, तुम क्या कर पाओगी, तुम औरत हो, औरत के जैसे रहो, ये करो, बहुत चीज़ें आई। तो उस समय तक भी मानसिकता महिलाओं को लेकर के लोगों की यही थी। उदयपुर छोटा शहर था, उदयपुर जी। की इतनी महिलाएं नहीं थी। आगे एक दो महिलाएं कुछ काम में थी, बिजनेस में, उसके अलावा कोई नहीं था। उदयपुर में एक सेकंड महिला के नाम पर मैं थी कि जिसने बिजनेस में कदम रखा था। उदयपुर का जो होटल व्यवसाय है, इसका यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री में कितना बड़ा रोल है और कितना रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को चला जाता है? सर उदयपुर तो अब विश्व के पटल पर पहले स्थान पर आ रहा है। तो हजारों करोड़ रुपए यहाँ से जा रहे हैं पर्यटन में, और सरकार को भी अच्छा खासा सब मिल रहा है यहाँ से। और पर्यटन क्योंकि ये नंबर 1 सिटी हो गया है पर्यटन के तौर पर, वेडिंग के तौर पर, और सब चीज़ों पर। सेलिब्रिटीज़ तक यहाँ पर आते हैं अपनी वेडिंग्स करने, सब आते हैं। तो टूरिज़्म को बहुत बहुत यहाँ पर है। वापस से कोरोना के बाद वापस से टूरिज़्म उठ गया है, अच्छा चल रहा है। और क्योंकि हम गुजरात के पास हैं, तो गुजरात से हमें फ्राइडे सैटरडे संडे वैसे ही टूरिज़्म। क्या आपने होटल व्यवसाय के साथ साथ इसको प्रोन्नत करने के लिए या इसको ज़्यादा महिमा मंडित करने के लिए कोई इस तरह की संस्था भी बनाई है? होटल टूरिज्म इंडस्ट्री है ना, होटल एसोसिएशन यहाँ पर एक संस्था है उदयपुर में, जिसमें मैं एग्जीक्यूटिव में रही हूँ। और इसके अलावा आपके और कौन कौन से व्यवसाय हैं जो इसके अलावा जब अब मेरा बिजनेस शुरू हो गया, मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। क्योंकि अब वुमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में नहीं, अब आप वुमेन कॉर्पोरेट के रूप में पहचान बना चुके हैं। हाँ, तो वही हुआ एक्चुअली। मेरा जब ये शुरू हो गया, मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, मुझे भी तरीका आ गया लोगों से डील करने का। तो फिर हम लोगों ने एक फैक्ट्री लगाई भीलवाड़ा में, जिसमें हम लोग LDO बनाते हैं, और ये काफ़ी जगह पूरे हिंदुस्तान में हम लोग भेजते हैं। MP में है, दिल्ली में है, यहाँ पर राजस्थान में हमारा काफ़ी जगह सप्लाई होता है। वो किया हम लोगों ने। फिर एक गैलेंस ब्रांड है हमारी, जो पानी की ब्रांड है, वो ब्रांड हम लोगों ने डेवलप करी। उसका एक हमारा बड़ा प्लांट जयपुर में, एक प्लांट अहमदाबाद में है। प्री फॉर्म्स जिससे बॉटल बनती है, उसके प्री फॉर्म्स बनाना शुरू किया। ओमान में अपन लोगों ने पानी का प्लांट डाला है, वहाँ पर अपना काम शुरू हुआ है। तो ये सारे काम अपन ने शुरू कर दिए। चाय कॉफ़ी सिप प्रेमिक्स अपन ने बनाया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग वगैरह सब अपनी है। ये अपनी खुद की ब्रांड है सिप करके, तो वो अपन ने किया है। तो अपन ने काफ़ी सारे बिजनेसेस अब इसमें एक कॉर्पोरेट हाउस बनाने की कोशिश करी, और सब सक्सेसफुली भगवान की इच्छा से चल रहे हैं। जिस समाज में आपने जाना उसकी कर्ज अदायगी कैसे, क्या वुमेन एम्पावरमेंट या और जो बातें होती हैं, या जो आप जिस जगह आए हैं, तो उन महिलाओं को भी कोई ब्रांड है? माहेश्वरी समाज की महिलाओं के लिए आप किसी संगठन से जुड़े हैं या किसी तरह की ब्रांड है? सर मैं हर एक महिला को, प्लस महेश्वरी महिला को भी ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप इस चीज़ से भ्रमित ना हो कि महिला सशक्तिकरण हम लोग घर वालों को पछाड़ करके ही आगे बढ़ सकते हैं। हमें कभी भी ये चीज़ सोचनी ही नहीं चाहिए कि मैं पूरे घर वालों को पछाड़ के कि औरत ये कर सकती, ये कर सकती, ये कर सकती। सबसे पहले तो ये वाली भावना को ख़त्म करें। हर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। अगर हम लोगों में ये भावना है ना, तो हमें दूसरी सोच ये होनी चाहिए। तो फिर हमें क्यों रिजर्वेशन चाहिए था, क्यों महिलाओं को अलग से कुछ चाहिए था? अगर आप उनकी बराबरी की हो तो आपको अलग से यहाँ पर मुझे रिजर्वेशन चाहिए, यहाँ पर क्योंकि मैं महिला हूँ इसलिए ये होना चाहिए, क्योंकि मैं महिला हूँ इसलिए। तो हम अपनी इज्जत तो खुद ही घटाते हैं। ठीक है, ये कह के कि मैं मेरी इज्जत खुद ही घटा रही हूँ कि मुझे आदमी के साथ बराबरी का वो दिया जाए। क्यों दिया जाए, हम तो बराबर ही है ना। आप ये क्यों नहीं मान पाते हो? आप ये क्यों मान रहे हो कि मैं आदमी से पीछे हूँ? और आदमी से आगे बढ़ना ही हमारी कोई महानता नहीं है। आज आदमी हमको कहीं, आप उसके साथ आप चलोगे तो आपका आदमी भी आपका साथ देगा, आपके घर वाले भी आपका साथ देंगे। और हम, क्योंकि आज मेरे को अगर आदमी से आगे बढ़ना है और अकेले रहना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना सर। अकेले रहने में क्या दिक्कत होती है? महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जिसको लेके NGOज अपना राग अलापते हैं, सरकारें अपना राग अलापती हैं, मीडिया अपने षड्यंत्र रचता है, और अल्टीमेटली महिलाएं उस जासे में आकर के पारिवारिक सामाजिक विघटन का शिकार होती हैं। तो आज सबसे ज़्यादा तलाक आप देख लीजिए हो रहे। हर लड़की की शादी करने से पहले हमें 25 बार सोचना पड़ता है कि लड़की कितने दिन अपने ससुराल में रहेगी। तो ये बैलेंसिंग थॉट क्या है?
मेरा बैलेंसिंग थॉट यही है सर, मैं इसीलिए इस सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला के चीज़ को बोल रही हूँ कि हमें हिंदुस्तान में अगर हमने जन्म लिया है तो हमें हिंदुस्तानी संस्कृति के साथ आगे बढ़ना है। अरे यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू भी तो राष्ट्रपति बनी है, अरे प्रतिभा पाटिल भी राष्ट्रपति बनी, तो हमें किसी ने रोका तो नहीं है ना सर। हम लोग जो चाह रहे हैं हम वो छू रहे हैं। हम लोग अंतरिक्ष में भी पहुँच गए तो हमारे बिजनेस में भी पहुँच गए सर। हम लोग प्लेन भी उड़ा रहे हैं तो हम लोग राष्ट्रपति भी बन रहे हैं, तो हम लोग सब कर रहे हैं, तो हमें किस बात का डर है? हमको कौन रोक रहा है? हमें कोई भी नहीं रोक रहा है। हम अपनी स्थितियों को खुद बिगाड़ लेते हैं, इसलिए हमको फिर रोका जाता है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप बहुत अच्छे दिल दिमाग से अच्छे से आगे बढ़िए। भले ही आपको परिवार को साथ लेना है, नहीं लेना है, आपको अकेले अपनी ज़िंदगी बितानी है, नहीं बितानी है, लेकिन अपने लाइफ के कुछ एथिक्स तो आपको तय करने ही पड़ेंगे। उन एथिक्स पे ही आप आगे बढ़ सकते हो, लोगों पर अपना एक इम्प्रेशन बना सकते हो, ताकि लोग आपको देखकर, आपके बारे में पढ़कर, आपके बारे में सुनकर कुछ सीख सकें। हमारे ये है डॉक्टर श्रद्धा गट्टानी का जीवन दर्शन। इस जीवन दर्शन को सोचकर, समझकर या इसको फॉलो करके हम समाज को बहुत बेहतरीन और सुंदर बना सकते हैं। सर मैं बस इतना ही सारी महिलाओं से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम किसी से भी कम नहीं हैं। हम में वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। आज आदमी को भी नौकरी पाने के लिए बहुत प्रयास, संघर्ष करना पड़ता है, हमें भी करना पड़ता है, तो हम क्यों बेचारे बनते हैं? समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता है और देश के, समाज के और परिवारों के अस्थिर होने का सबसे बड़ा कारण है। सर तो हम लोग जो शिक्षा दे रही हूँ, आज मैं किसी को शिक्षा दे रही हूँ कि भाई आज मैं अपनी बहू से जो अपेक्षा करती हूँ ना, तो मेरी बेटी को भी मुझे वही सिखाना चाहिए। आज मैं अपने एम्प्लॉय से जो अपेक्षा कर रही हूँ, मुझे भी वैसा ही बिहेव करना चाहिए। ये नैतिक आचार, विचार, व्यवहार, सदाचार जो चीज़ें हैं, इनको पूरे समाज में फैलाने का कोई फंडा है आपके पास, जिससे एक अवेयरनेस हो और लोगों को पता पड़ जाए, तो कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर कानून वैसे भी कौन मानता है? मतलब ये वाला कानून तो हमारे कोई लागू भी नहीं हुआ है और ना कोई मान रहा है। जिसकी जो इच्छा हो रही है हम वो कर रहे हैं। आज मैं मेरी बेटी को सिखा रही हूँ कि तेरे को किसी से सुनने की जरूरत नहीं, बेटा तेरी इच्छा जो कर, ठीक है? तो मैं ये अनैतिकता फैला रही हूँ। अगर हम थोड़ा सा भी समर्पण, सामंजस्य, सहयोग, संस्कार और अपने आप में ये चीज़ें नहीं रख सकते हैं, तो आप कोई बिजनेस भी कैसे कर सकते हो? आज अगर द्रौपदी मुर्मू वहाँ पर पहुँची है तो उसने भी कुछ ना कुछ तो त्याग किया होगा, समर्पण किया होगा, किसी का सहयोग लिया होगा ना सर। ऐसे तो कुछ भी नहीं बन सकता, तो आज मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरे को अगर ऊपर बढ़ना है तो मुझे भी कहीं तो समझना ही पड़ेगा ना, सामने वाले को भी समझना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। स्मार्ट इंडिया की आपकी अवधारणा क्या है सर? ऐसी कौन सी 2-3 चीजें हैं या मूल मंत्र आपके पास है कि हिंदुस्तान स्मार्ट बने? सर हिंदुस्तान को स्मार्ट बनने के लिए मैं आपको अभी बता रही हूँ कि चलो ये अभी अमृत महोत्सव चल रहा है, ठीक है? हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे जो स्मार्ट इंडिया जिसको हम कहते हैं, स्मार्ट इंडिया के लिए हमें अपनी सोच को स्मार्ट करना होगा, खुद को नहीं। हम सिर्फ खुद को स्मार्ट किए जा रहे हैं, हम अपनी सोच को वहीं की वहीं सीमित रख रहे हैं। आज हर एक व्यक्ति को, बड़ा हो, भले ही सीनियर सिटीजन हो, भले ही मेरी उम्र का हो, भले ही यंगस्टर्स हो, उनको सबको ये सोच लानी होगी कि हमें किन मुद्दों पर सोचना है, हमें कहाँ चेंज लाना है, हमें किस चीज़ के लिए लड़ना है और किस चीज़ के लिए हमें समझना है। हमें बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ के जो सोशल मुद्दे हैं उनमें हम लोग सोचे, समझे और समझाने की कोशिश करें कि हमें इन चीज़ों से आज़ादी चाहिए। हमें आज़ादी, अंग्रेज गए, अब वो हमारे पास नहीं आ सकते। उस चीज़ से आज़ादी हमें मिल गई, अब हमें अपने विचारों से, हमारी गंदगी से, हमारी सोच की अच्छाई से हमारे दिमाग में को क्लीन करके वो सारी चीज़ों को लाना पड़ेगा। सामने वाले को भी अपने जैसा अच्छा समझना पड़ेगा सर। उसके बाद ही आपको आज़ादी मिल सकती है, आपको स्मार्ट सिटी मिल सकती है। मोदी जी कितना भी चिल्ला के बोलते क्लीन भारत, ग्रीन भारत, पर मैं क्लीन नहीं रखूंगी तो क्या करेंगे? मोदी जी थोड़ा आएंगे सफाई। वैश्विक सोच, वैश्विक दृष्टिकोण और वैश्विक आइडियोलॉजी एक यूनिवर्सल थॉट है डॉक्टर श्रद्धा गट्टानी के पास। अब वो यूनिवर्सल थॉट को कैसे फॉलो किया जा सकता है और कैसे हिंदुस्तान को फिर से सुपर पावर, सोने की चिड़िया या विश्व गुरु बनाया जा सकता है, बात यही है। सोशल मीडिया का जमाना, लास्ट सवाल, और
डिजिटल कैंपेनिंग बहुत होती है। अब आमने सामने 10 लाख महिलाओं को इकट्ठा करके कोई गुरु मंत्र देना बहुत मुश्किल काम है, या उनको समझाना मुश्किल। तो डॉक्टर श्रद्धा गट्टानी, जिन्होंने इतने चमत्कार किए अपनी लाइफ में और कई तरह की बाजियाँ खेली, डॉक्टर श्रद्धा गट्टानी कोई 10 लाख वुमेन का डिजिटल मंच बनाने की प्लानिंग है, जिसमें वो ये सब चीज़ें वहाँ पर। सर मैं बहुत खुशनसीब होंगी अगर मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ तो। मेरा ये सपना है जो आपने बोला ना कि मेरे क्या सपने हैं, उसमें मेरा ये जरूर से सपना है कि मैं ये कंपेनिंग करूँ, ताकि जो समाज में इतनी अव्यवस्थाएं हो रही है आदमी और औरतों को लेकर, जितनी गंदगी फैल रही है उनको लेकर, अपने को ये काउंसलिंग करना चाहिए कि हर चीज़ है ना, कई बार क्या होती है नोइंगली होती है, अननोइंगली चीज़ें कम होती है लाइफ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम क्योंकि हमें महिलाओं को ये कि हमें अधिकार है उसको बवंडर बनाने का, नाम बना देते हैं, आदमी को ये है तो वो कर देता है। तो मैं ये जरूर, अगर मेरे को 10 लाख महिलाएं या 10,000 महिलाओं को भी मैं सुधार दूँ ना सर, जी। कि आप लोग अपनी सोच को, अपनी समझ को, अपनी सीमाओं को अपने अंदर भीतर रख के और उसको समझने की कोशिश करें। आज जो मैं किसी और के लिए समझना चाह रही हूँ, क्या मैं उतनी परिपक्व हूँ, क्या मेरे में वो सब चीज़ें हैं? अगर मैं सिर्फ ये विचार कर लूँ तो आधी समस्या तो हमारी वहीं की वहीं सॉल्व हो जाएगी। प्लस ये समझ लें कि मैं आपको सुधारने की कोशिश करने में मेरी इतनी एनर्जी लगा रही हूँ, पहले मैं खुद सुधर सकती। अगर मैं सुधर जाती हूँ, मेरे को आपकी ये आदत अच्छी नहीं लगती, तो मैं अपनी आदत चेंज कर लूँ ना। अगर मैं ये सोच लाती हूँ तो हर घर अच्छा चलने वाला है, हर शहर अच्छा चलने वाला है, देश अच्छा चलने वाला है। तो ये है डॉक्टर श्रद्धा गट्टानी जिनको आप सुन रहे हैं, और आधी आबादी का पूरा सच क्या है इन्होंने उकेर करके रख दिया। सिलसिला थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। हम फिर हाजिर होंगे, फिर इनसे मुलाकात करेंगे, फिर संवाद करेंगे, कितना अचीवमेंट होता है, क्या उपलब्धियां आती है, और क्या 10-20 लाख महिलाओं का एक डिजिटल मंच बन करके हिंदुस्तान की औरतों की अस्मिता और उनको सच्चाई के रास्ते पे ले जाने का एक काम शुरू हो सकता है। और भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, क्या उनकी सुध ली जा सकती है, उनको एक अच्छा जीवन फिर से दिया जा सकता है। श्रद्धा जी के साथ इन्हीं विषयों पर फिर कभी हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच।